2 दिसंबर 2013 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के पास पड़ते एक राउसिल नाम के इलाके से इमरजेंसी नंबर 000 पर एक फ़ोन कॉल की गई। Thank you. Police emergency. This is Lindley. My name is Pravinder. Yes, Pravinder. I live in Carousel. Sorry, where do you, in Rouse Hill? Yeah. Yeah. Number 24. Number 24, Yeah. Greenborough Avenue. Greensboro Avenue in Rouse Hill. Is that right? Yeah. Okay. And is that just near the corner of Oakmont Way? Sorry. Is that just down from the corner of Oakmont Way Yes. on 24 Greensboro Avenue in Rouse Hill? And what's happened there? My husband nearly killed me. What did he do to you, sweetheart? Yeah. So just take a deep breath. ये कॉल की गई थी 32 साल की परविंदर कौर के द्वारा और उसने फोन सिर्फ ये कहकर काट दिया कि उसकी जान को उसके घरवाले कुलविंदर सिंह से खतरा था। अब क्योंकि इस फोन कॉल पर ऑपरेटर को परविंदर कौर के घर का एड्रेस पता चल चुका था, ऑपरेटर ने एक पुलिस पेट्रोल इस घर की तरफ रवाना कर दी। पर इससे पहले कि पुलिस पेट्रोल राउसिल में पड़ते इस घर तक पहुंचती, एक बहुत ही दर्दनाक घटना घट चुकी थी। परविंदर कौर ये इमरजेंसी कॉल काटने के कुछ ही मिनटों बाद अपने घर से निकलकर गली की तरफ भागी और उसका सारा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था और उसके पीछे ही भागते हुए कुलविंदर सिंह भी घर से बाहर आया और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कुलविंदर सिंह यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। अब जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त टाइम था दोपहर के 2 बजे के आसपास और आग की लपटों से घिरी हुई परविंदर कौर की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे और कुलविंदर सिंह ने इन लोगों को देखते ही चिल्ला चिल्लाकर ये कहना शुरू कर दिया कि परविंदर कौर को आग उसने नहीं लगाई बल्कि परविंदर कौर ने खुद अपने आप को आग के हवाले किया। फिर जल्दी ही पुलिस पेट्रोल के साथ साथ एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच गई और परविंदर कौर को उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पर 90% शरीर जल जाने के कारण एक दिन बाद परविंदर कौर ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। अब इससे पहले कि हम सब इस केस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करें, इस केस की एक एक डिटेल को डिस्कस किया जाना जरूरी है क्योंकि 2 दिसंबर 2013 के दिन जो कुछ भी हुआ सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के आधार पर इस केस में किसी को भी कसूरवार या बेकसूर नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आगे चलकर इस केस में कोर्ट का जो भी फैसला आया वो शायद आपको हैरान ना करे पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगा। परविंदर कौर की कुलविंदर सिंह से शादी हुई थी साल 2005 में और परविंदर कौर 1 साल बाद 2006 में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आई। कुलविंदर सिंह पहले ही ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ सालों से रह रहा था। सिडनी आने के बाद अपने पहले 5 साल परविंदर कौर कुलविंदर सिंह के साथ अपने सास ससुर के घर कैलीविल में रही और फिर साल 2011 में ये दोनों राउस हिल में अपना अलग घर खरीद कर वहाँ पर मूव हो गए। परविंदर कौर का इंडिया में एक भाई था और वो उसको भी किसी तरह ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाहती थी और फिर साल 2009 में उसका भाई स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया और परविंदर कौर ने शुरुआती कुछ महीने अपने भाई को कैलीविल में ही अपने सास ससुर के घर अपने साथ रखा। इसके बाद साल 2012-2013 में परविंदर कौर ने इंडिया से अपनी छोटी बहन को भी ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाहा पर उसकी वीजा एप्लीकेशन बार बार रिफ्यूज होने के कारण परविंदर कौर ने सिडनी में ही उसके साथ काम करने वाले एक लड़के के साथ अपनी बहन का रिश्ता फाइनल कर दिया। पर यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उसने अपनी बहन के इस रिश्ते के पक्के हो जाने की बात अपने घर वाले के साथ साथ अपने परिवार के किसी भी और मेंबर को नहीं बताई। अब इस केस में आगे जो कुछ भी घटा इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं था पर यहाँ पर परविंदर कौर के द्वारा अपने घर वाले और उसके परिवार से इतनी बड़ी बात छुपाए जाना इस बात का संकेत था कि उसके और कुलविंदर सिंह के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। अब इन दोनों की मैरिड लाइफ में तनाव के 2 कारण थे। सबसे पहला कारण ये कि इनकी शादी को 7 साल हो चुके थे पर अभी भी इनके घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और तनाव का दूसरा कारण था घर के फाइनेंसेस। परविंदर कौर के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उसने एक जॉब शुरू की और इस जॉब से उसको मिलने वाली पे सीधा उसकी सास के बैंक अकाउंट में जाती और परविंदर कौर को जब भी पैसों की जरूरत होती उसको अपनी सास और घर वाले से परमिशन लेनी पड़ती। पर जैसे ही साल 2011 में परविंदर और कुलविंदर ने अलग रहना शुरू किया तब उसकी सारी पे उसके घर वाले कुलविंदर के अकाउंट में जाने लगी और ये इस बात का सीधा संकेत था कि कुलविंदर कौर को उसके हस्बैंड और इन लॉज के द्वारा फाइनेंशियली कंट्रोल किया जाता था। पर साल 2013 आते आते परविंदर कौर ने अपना एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाया और फिर उसने खुद ही इनिशिएटिव लेकर अपने एम्प्लॉयर को उसकी सारी पे इस नए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक परविंदर कौर का अपना अलग बैंक अकाउंट खुलवा के अपनी पे को उसमें ट्रांसफर करवाए जाना ही यहाँ पर फसाद की जड़ बना। अब यहाँ पर परविंदर कौर के अपने परिवार का ये भी कहना था कि उसके साथ कुलविंदर सिंह के द्वारा घरेलू हिंसा भी की जाती थी लेकिन कोर्ट में आगे चलकर इस बात का कोई भी ठोस सबूत कुलविंदर सिंह के खिलाफ पेश नहीं किया जा सका। पर साल 2013 की शुरुआत में परविंदर कौर के द्वारा 2
2 बार अपने घर पुलिस को कॉल करके भी बुलाया गया था और इन दोनों ही मौकों पर उसका पुलिस को ये कहना था कि उसको डर है कि कुलविंदर सिंह उसको मारने की कोशिश कर सकता है। न्यूज़पेपर्स में इनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के भी 2 अलग-अलग बयान मिलते हैं। पुलिस को दिए गए बयान में एक पड़ोसी का कहना था कि उसने कभी भी इनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं सुनी। पर वहीं सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में छपे एक आर्टिकल में ये बताया गया कि इनके कुछ पड़ोसियों ने पुलिस में दिए गए अपने बयान में इनके घर में से आर्गुमेंट होने की आवाजें आते सुनी थी। पर अब साल 2013 के मिड में इन दोनों के बीच एक दूसरे से तलाक लेकर अलग होने की डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। परविंदर कौर ने अपने घर वालों से भी इस बारे में बात की और उसके परिवार वाले भी इस बात से सहमत थे कि अगर वो कुलविंदर सिंह के साथ अब खुश नहीं हैं तो उसको तलाक लेकर उससे अलग हो जाना चाहिए। अब दिन था 2 दिसंबर 2013 का। परविंदर कौर और कुलविंदर सिंह दोनों ही हर रोज की तरह घर से अपने काम पर निकले। परविंदर अपने काम से शिफ्ट खत्म करके सुबह 11:30 बजे के आसपास अपने घर वापस आई और कुलविंदर सिंह का घर आने का टाइम था दोपहर के 1 बजे। अब जैसे ही कुलविंदर सिंह 1 बजे घर वापस पहुंचा, उसी वक्त इन दोनों में घर की मॉर्गेज पेमेंट को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। फाइनेंशियली ये दोनों ही इतने ज्यादा स्ट्रेस थे कि 1 महीने पहले ही इनकी एक मॉर्गेज पेमेंट मिस हो चुकी थी और यहाँ पर कुलविंदर सिंह का परविंदर कौर को ये कहना था कि अब वो भी घर की मॉर्गेज पेमेंट्स में अपना हिस्सा डालना शुरू करे। अब कुलविंदर सिंह के बयान से ये बात क्लियर थी कि जिस वक्त ये सारी घटना घटी उस वक्त कुलविंदर सिंह अकेला ही घर की इंस्टॉलमेंट्स भरता था। अब कुलविंदर सिंह के साथ हुए इस आर्ग्यूमेंट के 1 घंटे बाद दोपहर के 2:05 पर परविंदर कौर ने सिडनी में ही रहते अपने भाई को फोन किया और वो फोन के ऊपर भी कुलविंदर के साथ हुए उसके आर्ग्यूमेंट को अपने भाई के साथ डिस्कस करना चाहती थी। पर क्योंकि उस वक्त उसका भाई काम पर था और उसने फोन ये कहकर काट दिया कि ये अब तुम दोनों का रोज का काम हो चुका है और वो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद उसको बैक कॉल करेगा। और अपने भाई के साथ फोन पर बात करने के बाद परविंदर कौर ने 000 पर कॉल की और इसके बाद 000 पर ऑपरेटर से कुछ ही सेकंड बात करने के बाद परविंदर कौर ने फोन काटा और फिर इसके कुछ ही मिनटों बाद वो अपने घर से आग की लपटों से घिरी हुई गली की तरफ भागी। पर इसके बाद वो फुटपाथ पर ही लगी हुई घास के ऊपर गिर पड़ी और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस भी पहुँच गई। जिस वक्त पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची उस वक्त तक परविंदर कौर के शरीर से सारे कपड़े जल चुके थे और यहाँ पर उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसको एक चादर से ढकने की कोशिश की गई। पुलिस ने यहाँ पर परविंदर कौर से सवाल जवाब करने की भी कोशिश की पर बोलने की हालत में होने के बावजूद वो पुलिस के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि उसके शरीर को आग कैसे लगी। क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर ये काम उसके घर वाले कुलविंदर सिंह की तरफ से किया गया। और फिर 1 दिन बाद हॉस्पिटल में परविंदर कौर की मौत हो जाने के बाद ये राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया। अब इस घटना के बाद पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन उसी दिन शुरू कर दी थी और फायर एक्सपर्ट्स का मानना था कि आग घर की लॉन्ड्री रूम से शुरू हुई। पुलिस ने लॉन्ड्री में से ही खाली पेट्रोल का कैन और एक सिगरेट लाइटर बरामद किया और इन दोनों को ही फोरेंसिक लैब में डीएनए और फिंगरप्रिंट्स के लिए टेस्ट किया गया और टेस्ट में ये बात सामने आई कि पेट्रोल कैन और सिगरेट लाइटर इन दोनों के ऊपर सिर्फ परविंदर कौर के फिंगरप्रिंट थे और फोरेंसिक रिपोर्ट का ये भी कहना था कि पेट्रोल के कैन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट थे उनकी डायरेक्शन इस बात की तरफ इशारा करती थी कि परविंदर ने अपने हाथों से अपने ऊपर पेट्रोल डाला, क्योंकि अगर यही काम किसी और के द्वारा किया गया होता तो पेट्रोल कैन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स अलग डायरेक्शन में होने चाहिए थे। पर वहीं दूसरी तरफ कुलविंदर सिंह के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए ना ही पेट्रोल कैन और ना ही सिगरेट लाइटर पर मिला और इसके अलावा लॉन्ड्री में कई और भी चीजें पड़ी हुई थी, पर इनमें से भी किसी के ऊपर भी कुलविंदर सिंह के डीएनए या फिंगरप्रिंट होने का कोई भी साइन पुलिस को नहीं मिला। कुलविंदर सिंह ने पुलिस को दिए गए अपने सबसे पहले बयान में यही बताया कि वो जैसे ही 1 बजे अपने घर काम से वापस आया, घर आते ही उसका परविंदर कौर के साथ घर की इंस्टॉलमेंट्स को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और उसका कहना था कि उसने परविंदर कौर को धमकी दी कि जब तक वो घर की इंस्टॉलमेंट्स में अपना हिस्सा डालना शुरू नहीं करती वो अपनी माँ के घर रहने जा रहा है। और इसके बाद उसने घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक सूटकेस में अपने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए और कुलविंदर सिंह ने शुरू से लेकर एंड तक इस केस में एक बार भी अपनी इस स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया। और घटना वाले दिन जब पुलिस ने कुलविंदर सिंह की गाड़ी की चेकिंग की तब उनको उसकी गाड़ी में से कुछ सूटकेस मिले, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि कुलविंदर सिंह असल में उस दिन अपनी माँ के घर जाने की तैयारी कर रहा था। और फिर उसका कहना था कि उसको अचानक परविंदर कौर की एक चीख सुनाई दी और वो जैसे ही दौड़कर घर के ग्राउंड फ्लोर पर गया तब उसने देखा कि परविंदर कौर आग की लपटों में घिरी हुई थी और उसने अपने हाथ से इस आग को बुझाने की कोशिश की और इसी दौरान कुलविंदर सिंह के दोनों हाथ भी बुरी तरह जल गए, जो इस फोटो में साफ देखा जा सकता है। अब इस केस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस को ऐसे सबूत मिल चुके थे जिससे ये बात क्लियर होती थी कि परविंदर कौर ने अपने आप अपने ऊपर तेल डाला और फिर शायद गलती से आग लगा ली और पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन भी इसी दिशा में होनी चाहिए थी। पर जिस टाइम ये केस सामने आया उससे सिर्फ 4 महीने पहले सिडनी में ही एक संदीप कौर नाम की औरत का उसके घर वाले रंजीत सिंह द्वारा कत्ल कर दिया गया था। और फिर परविंदर कौर की मौत के बाद घरेलू हिंसा के 2 और ऐसे मामले सामने आए
जिसमें एक बार फिर विक्टिम्स 2 भारतीय महिलाएं थी। इनमें से एक केस था दीपशिखा गोदारा का और दूसरा केस था निकिता चावला का। अब 1-1.5 साल के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े शहर सिडनी और मेलबर्न से एक के बाद एक ऐसे औरतों के कत्ल के मामले सामने आने से कुछ विमेन राइट एक्टिविस्ट ने बहुत ज्यादा वोकल होकर इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठानी शुरू की। और जिस टाइम ये मूवमेंट जोर पकड़ रही थी उसी वक्त परविंदर कौर के केस की भी इंक्वायरी चालू थी और इस केस में मीडिया ने भी कुलविंदर सिंह को पहले से ही दोषी मानकर अपनी रिपोर्टिंग की और इमिग्रेंट कम्युनिटीज में बढ़ती घरेलू हिंसा के पीछे का कारण बताया गया साउथ एशियन कल्चर को। और नो डाउट परविंदर कौर के केस में भी कुलविंदर सिंह और उसके परिवार के द्वारा परविंदर कौर को फाइनेंशियली कंट्रोल किए जाने के संकेत मिलते थे, पर यहाँ पर इंक्वायरी का फोकस था परविंदर कौर की मौत और सारे ही सबूत इस बात की तरफ इशारा करते थे कि परविंदर कौर ने अपने ऊपर तेल खुद डाला और लाइटर के ऊपर भी उसी के ही फिंगरप्रिंट थे। पर फिर भी कहीं न कहीं मीडिया की रिपोर्टिंग से प्रभावित होकर पुलिस ने इस केस में कुलविंदर सिंह को परविंदर कौर की मौत के लिए चार्ज करने का फैसला किया और शायद उनको लगता था कि इस केस में कुलविंदर सिंह के खिलाफ सबूत वीक होने के बावजूद परविंदर कौर की मौत में कल्चरल इश्यूज को रेज करके कुलविंदर सिंह को दोषी साबित किया जा सकता था। अब किसी भी केस में आरोपी को ट्रायल पर लेकर जाने से पहले प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपने सारे ही एविडेंसेस को असेस किया जाता है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी केस कोर्ट में लेकर जाने से पहले ये चेक करना चाहता है कि क्या जो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो दोष साबित करने के लिए काफी है या नहीं, क्योंकि किसी को भी कोर्ट में प्रोसिक्यूट करने में जो खर्चा आता है वो सारा ही टैक्स फंडेड होता है, जिस कारण प्रोसिक्यूटर उन्हीं केसों को कोर्ट में लेके जाने का फैसला करते हैं जिन केसों में उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि फैसला उनके हक में ही आएगा। पर इस केस में प्रोसिक्यूटर ने अपने ही सबूतों को इग्नोर करके परविंदर कौर की मौत के लिए कुलविंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराकर ट्रायल पर लेके जाने का फैसला किया और फिर परविंदर कौर की मौत के पूरे 4 साल बाद 1 नवंबर 2017 को पुलिस के द्वारा कुलविंदर सिंह को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया और उसके ऊपर परविंदर कौर की मौत के लिए मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया जाता है। कुलविंदर सिंह की अरेस्ट के 1 महीने बाद उसकी बेल हियरिंग थी और बेल हियरिंग में एक बार फिर डिफेंस वकील ने कोर्ट के सामने वही सारे सबूत पेश किए जो पुलिस इस केस में अभी तक इकट्ठे कर चुकी थी और ये सबूत इस बात की गवाही देते थे कि परविंदर कौर के शरीर को लगी आग में कुलविंदर सिंह का कोई भी हाथ नहीं था। और सबूतों को देखते हुए जज ने भी इस केस का ट्रायल शुरू होने तक कुलविंदर सिंह को बेल पर रिहा कर दिया। अब कुलविंदर सिंह के ऊपर अपना केस बिल्ड करने के दौरान प्रोसिक्यूशन ने कल्चरल एंगल को बिल्कुल सेंटर में रखा। वो कोर्ट में ये प्रूव करना चाहते थे कि कुलविंदर सिंह इनडायरेक्टली परविंदर कौर की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्योंकि कुलविंदर सिंह एक ऐसे कल्चर में से आता है जहां पर औरतों को कंट्रोल किया जाना एक नॉर्मल बात थी, प्रोसिक्यूशन इसी कल्चरल एंगल को परविंदर कौर की मौत के साथ लिंक करने के लिए कोर्ट में एक कल्चरल एक्सपर्ट को बुलाने का फैसला किया और यहाँ पर इस एक्सपर्ट विटनेस का काम था औरतों के साथ घर में होने वाली घरेलू हिंसा को एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से कोर्ट में पेश करना। प्रोसिक्यूशन ने कल्चरल एंगल को कोर्ट के सामने रखने के लिए ब्रिस्बेन बेस्ड सोशल वर्कर जितेंद्र कौर को कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस बना के पेश करने का फैसला किया। जितेंद्र कौर पहले भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ इमिग्रेंट औरतों की मुश्किलों का समाधान ढूंढने के लिए काम कर चुकी थी और जितेंद्र कौर का मेन फोकस होता था ऑस्ट्रेलिया में दहेज के लिए परेशान की जाने वाली भारतीय औरतें। अब यहाँ पर जितेंद्र कौर ने परविंदर की मौत से रिलेटेड जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की उसमें काफी अजीब बातें लिखी गई थी। जितेंद्र कौर की रिपोर्ट कहती थी कि भारतीय औरतों के लिए मॉडेस्टी सबसे ऊपर होती है और उसका कहना था कि कोई भी इंडियन औरत अपने आप को इस सिचुएशन में एक्सपोज नहीं करेगी जहां पर मौत के वक्त भी उसको लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़े। और जैसे हमने पहले बात की कि इस केस में जिस वक्त परविंदर कौर फुटपाथ पर 90% जल चुकी थी उस वक्त उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और यहाँ पर जैसे ही पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचे सबसे पहले परविंदर कौर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसके शरीर को किसी कपड़े से ढका जाए और जितेंद्र कौर की रिपोर्ट ये कहती थी कि कोई भी औरत जो इंडियन कल्चर से आती है वो कभी भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेगी जहां पर वो मौत के वक्त भी अपनी डिग्निटी मेंटेन ना रख सके। पर जैसे ही जितेंद्र कौर की ये रिपोर्ट डिफेंस लॉयर ने देखी वो भी इस रिपोर्ट को पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान था। सबसे पहले उसकी कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट थी कि जितेंद्र कौर के द्वारा प्रिपेयर की गई इस रिपोर्ट को जूरी के सामने पेश ना किया जाए क्योंकि इस रिपोर्ट में हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करके कुलविंदर सिंह को परविंदर कौर की मौत के लिए जिम्मेदार बताने की कोशिश की जा रही थी। पर जब कोर्ट ने डिफेंस लॉयर की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया तब डिफेंस लॉयर के द्वारा जितेंद्र कौर को कोर्ट में बुलाकर सवाल जवाब किए गए। सबसे पहले डिफेंस लॉयर का जितेंद्र कौर को ये पूछना था कि उसके पास कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसके आधार पर वो कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश करने का हक रखती थी। जितेंद्र कौर ने पूरी डिटेल में कोर्ट के सामने अपनी क्वालिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन दी। जितेंद्र कौर के पास डिग्रीज और एक्सपीरियंस तो था पर डिफेंस लॉयर ने कोर्ट के सामने ये बात भी रखी कि जितेंद्र कौर इंग्लैंड में पैदा हुई थी और फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में आके रहना शुरू कर देती है पर उसने कभी भी इंडियन कल्चर को इंडिया में रह के एक्सपीरियंस नहीं किया।
इसके अलावा जतिंदर कौर की जितनी भी क्वालिफिकेशन थी उसमें से कोई भी डिग्री ऐसी नहीं थी जो सीधा इंडियन कल्चर की स्टडी के साथ लिंक हो। और यहाँ पर जतिंदर कौर की रिपोर्ट के खिलाफ डिफेंस का दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जतिंदर कौर ने इस रिपोर्ट को पहले से ही कुलविंदर सिंह को गिल्टी मान के प्रिपेयर किया था। इस रिपोर्ट को बनाने से पहले ही जतिंदर कौर ने परविंदर कौर की मौत के ऊपर सारी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रखी थी। और प्री ट्रायल में जब डिफेंस वकील ने जतिंदर कौर से ये सवाल किया कि क्या उसको ये लगता है कि परविंदर कौर ने अपने आप को खुद आग लगाई या किसी के द्वारा लगाई गई, तब इस सवाल के जवाब में जतिंदर कौर का कहना था कि उसको नहीं लगता कि परविंदर कौर ने खुद अपने आप को आग लगाई थी। इसके अलावा डिफेंस वकील ने कोर्ट के सामने जतिंदर कौर के द्वारा ही सरकार को सबमिट की गई एक रिपोर्ट रखी। ये रिपोर्ट साल 2016 में प्रिपेयर की गई थी और इस रिपोर्ट में जतिंदर कौर ने परविंदर कौर का नाम घरेलू हिंसा में मरने वाली औरतों की लिस्ट में रखा था, जो सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा था कि जतिंदर कौर अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने से पहले ही कुलविंदर सिंह को गिल्टी मान चुकी थी। और अंत में डिफेंस के वकील ने कोर्ट के सामने जतिंदर कौर के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर परविंदर कौर की मौत से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को रीट्वीट किए जाने का सबूत पेश किया और इसमें भी साफ साफ परविंदर कौर की मौत के लिए कुलविंदर सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। और यहाँ पर जतिंदर कौर की रिपोर्ट के खिलाफ डिफेंस वकील ने जो भी सबूत कोर्ट के सामने पेश किए उसके आधार पर जज का ये फैसला था कि जतिंदर कौर और उसके द्वारा प्रिपेयर की गई रिपोर्ट दोनों को ही इस केस में जूरी के सामने पेश नहीं किया जा सकता। फिर इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों ने ही कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट पेश करने शुरू किए। प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले वो एविडेंस कोर्ट के सामने रखे जिनको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता था और ये सारे ही एविडेंस इस बात की तरफ इशारा करते थे कि परविंदर कौर ने खुद अपने ऊपर तेल डालकर अपने आप को आग लगाई। और पुलिस डिटेक्टिव्स को घर में से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो इस बात की तरफ इशारा करता हो कि कुलविंदर सिंह का परविंदर की मौत के साथ डायरेक्टली कोई लेना देना था। फिर कोर्ट में एंड्रयू मैकिंटोश नाम का एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पेश किया गया और एंड्रयू का भी यही कहना था कि जिस पेट्रोल कैन में तेल भरा हुआ था उसके ऊपर से जितने भी फिंगरप्रिंट मिले वो सारे ही परविंदर कौर के थे और इन फिंगरप्रिंट्स की डायरेक्शन से ये साफ पता चलता था कि परविंदर कौर ने इस कैन से अपने ऊपर खुद तेल डाला। इसके बाद प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने ही अपने अपने फायर एक्सपर्ट भी कोर्ट में पेश किए और इन दोनों ने ही कोर्ट में ये बयान दिया कि परविंदर कौर के शरीर पर तेल छिड़के जाने से लेकर उसको आग लगाए जाने के बीच कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप था। इसके अलावा परविंदर कौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर इंजरीज के निशान भी थे और कोर्ट में एक डॉक्टर ने पेश होकर इस बात पर गवाही दी कि शरीर पर मिले ये इंजरीज के निशान उसके साथ की गई मारपीट के नहीं थे, बल्कि जिस वक्त परविंदर कौर के शरीर ने आग पकड़ी तब उसने पैनिक में आकर जब इधर उधर भागना शुरू किया तब जगह जगह चीजों से टकराने के कारण उसके शरीर पर ये निशान पड़े थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बात जो नोट की गई वो ये थी कि परविंदर कौर की गर्दन और गर्दन के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल इंटैक्ट था पर उसकी गर्दन के नीचे सारा शरीर जल चुका था। फायर एक्सपर्ट का यहाँ पर ये कहना था कि ये एक बार फिर इसी बात का सबूत है कि परविंदर कौर के शरीर को तेल डालने के 15-20 मिनट बाद आग लगाई गई। अब क्योंकि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को परविंदर कौर की मौत को कल्चर के साथ लिंक करने की परमिशन नहीं थी, जिस कारण उन्होंने परविंदर कौर के परिवार के बयानों पर फोकस करने का फैसला किया। परविंदर कौर के परिवार के कुछ मेंबर्स ने कोर्ट में पेश होकर ये गवाही दी कि कुलविंदर सिंह के द्वारा घर में उसके साथ घरेलू हिंसा और फाइनेंशियल कंट्रोल किया जाता था और शायद घर में होने वाली घरेलू हिंसा ने ही परविंदर कौर को अपने ऊपर तेल डालने पर मजबूर किया। पर डिफेंस के द्वारा घरेलू हिंसा का एंगल पूरी तरह डिनाई कर दिया गया और क्योंकि परविंदर कौर के साथ घर में होने वाली घरेलू हिंसा का कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं था और उसके हक में दिए गए सारे ही बयान उसके अपने ही परिवार वालों से आए थे, इन्हीं सब कारणों से कोर्ट में डिफेंस ने घरेलू हिंसा के एंगल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में इस बात को भी आर्ग्यू करने की कोशिश की कि ये हो सकता था कि कुलविंदर सिंह ने परविंदर कौर को पहले खुद अपने ऊपर तेल छिड़कने के लिए मजबूर किया और फिर बाद में आग लगाने के लिए, पर यह प्रोसिक्यूशन की सिर्फ एक थ्योरी थी और इसकी सपोर्ट में वो कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए। पर डिफेंस ने यहाँ पर इस बात को प्रूव करने के लिए कि परविंदर कौर उस वक्त डरी हुई नहीं थी, उसके द्वारा की गई 000 कॉल को कोर्ट के सामने प्ले करने का फैसला किया। इमरजेंसी नंबर पर की गई इस फोन कॉल में परविंदर कौर की आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी और बैकग्राउंड में से भी कोई ऐसी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि उस घर में कुछ चल रहा था। उसकी आवाज और बैकग्राउंड दोनों में ही बिल्कुल शांति थी और साथ ही परविंदर कौर ने जब अपने भाई को फोन किया तब उसके भाई ने भी कोर्ट में यही बयान दिया कि जिस वक्त उसको परविंदर कौर का फोन आया तब उसको परविंदर कौर की आवाज से इस बात का बिल्कुल भी शक
नहीं हुआ कि वो उस वक्त किसी स्ट्रेस में थी। डिफेंस की थ्योरी यहाँ पर सिंपल थी। उनका मानना था कि जब कुलविंदर सिंह ने कुछ दिनों के लिए अपने माँ के घर जाकर रहने का फैसला किया और इसके बाद जब उसने पैकिंग करनी शुरू की, तब उसको घर छोड़कर जाने से रोकने के लिए परविंदर कौर ने पहले अपने ऊपर तेल डाला और उसके द्वारा ये काम कुलविंदर सिंह को डराने के लिए किया गया था। और फिर उसने अपने ऊपर तेल डालने के बाद 10-15 मिनट वेट की और फिर शायद गलती से अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ लाइटर जला दिया, जिससे उसके सारे शरीर ने आग पकड़ ली। अब इस केस का ट्रायल खत्म हो चुका था और फैसला आना था 18 अक्टूबर साल 2019 को। पर इस केस में जूरी मेंबर्स किसी भी एक फैसले तक पहुंच ही नहीं सके। जूरी के 12 मेंबर्स एक बात पर सहमत नहीं थे और जूरी के द्वारा किसी भी फैसले पर ना पहुंचे जाने के कारण इस केस का मिस ट्रायल हो गया। और फिर 18 फरवरी 2021 को इस केस का दूसरा ट्रायल शुरू हुआ और इस बार ट्रायल पूरा 1 महीना चला। पर इस बार जूरी के सारे मेंबर इस बात पर अग्री करते थे कि इस केस में कुलविंदर सिंह परविंदर कौर की मौत के लिए जिम्मेवार नहीं है। और इस तरह अपनी घरवाली की मौत के पूरे 8 साल बाद कुलविंदर सिंह को इस केस से क्लियर कर दिया गया। इस केस के एंड में जज ने प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई पर कमेंट करते हुए ये कहा कि ये केस कभी ट्रायल तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस केस में सारे ही सबूत इस बात की तरफ इशारा करते थे कि परविंदर कौर ने खुद अपने ऊपर तेल डाला और खुद ही अपने आप को आग लगाई। और दूसरी तरफ कुलविंदर सिंह ने साल 2017 से 2021 तक पूरे 4 साल एक वकील को हायर करके इस केस को लड़ा। और अब कोर्ट का कहना था कि कुलविंदर सिंह का जितना भी खर्चा इस केस पर हुआ है, सरकार की तरफ से उसको ये सारा खर्चा रिफंड किया जाए। और अंत में कुलविंदर सिंह को सरकार की तरफ से कम $1 मिलियन पे किए गए। अब एक सवाल इस केस में जो सबके मन में उठ सकता है वो है कि घर में तेल कहां से आया। अब आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में घरों में बैकयार्ड होते हैं और बैकयार्ड में लगे घास को काटने के लिए लोगों ने घर में मशीनें भी रखी होती हैं और इन मशीनों में आमतौर पर पेट्रोल डाला जाता है, जिस कारण लोगों के घर में पेट्रोल से भरा एक कंटेनर होना ये आम बात है। और शायद इसीलिए पुलिस ने घर में तेल कहाँ से आया इस बात पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की। परविंदर कौर की मौत एक बहुत ही ट्रेजिक केस था और एक चीज जिस पर इस केस में किसी का भी फोकस नहीं गया वो थी परविंदर कौर की मेंटल हेल्थ। परविंदर कौर के साथ उस घर में होने वाली घरेलू हिंसा की बात सच हो सकती थी, लेकिन कोर्ट में इस बात को प्रूव करने के लिए उसके अपने ही रिश्तेदार गवाही देने के लिए पेश हुए और प्रोसिक्यूशन कभी भी इंडिपेंडेंटली इस बात को वेरीफाई नहीं कर सकी कि क्या कुलविंदर सिंह और उसके परिवार के द्वारा परविंदर कौर के साथ घरेलू हिंसा की जाती थी या नहीं। बाकी इस केस पर आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।